नमस्कार। मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान की राजनीति की आज बात करेंगे। पिछले एक साल में सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर किस तरीके से लगाई। विपक्ष ने कितना काम किया है और क्या विपक्ष भी मुद्दे उठाने में सफल रहा है। इन्हीं सब के ऊपर बातचीत आज करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में बातचीत। इस बात की मोहर इससे लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक हफ्ते में 2 बार राजस्थान आए और दोनों बार भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की और कामकाज की प्रशंसा की, जिसके बाद भजनलाल शर्मा का जोश दुगुना हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में जो कार्यकाल एक साल का हमने देखा वो कुछ इस तरीके से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कभी भी ये सोचते हैं कि किसानों के बीच जाना चाहिए, तो वो ये नहीं देखते कि रात है या दिन है। जब कभी उनको लगता है कि मजदूर और गरीब तबके के साथ मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, तब वो ये नहीं देखते कि रात है या दिन है। इसका एक ताज़ा उदाहरण इस बात से भी समझ सकते हैं कि बीती रात अचानक उनको लगा कि सर्दी का मौसम है। बड़ी दूर से किसान लोग अपने परिजनों को लेकर, अपने सगे संबंधियों को लेकर जयपुर आते हैं अस्पताल में, और वहां पर वो दिखाने के लिए पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रात की व्यवस्था उनकी कैसी होती है, कैसे खाना खाते हैं, कहाँ सोते हैं, इन सब को लेकर जब जयपुर के अंदर रेन बसेरों की शुरुआत की गई तो इनका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए। इस दर्द को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसलिए भी समझ पाते हैं क्योंकि वो एक किसान रह चुके हैं या हैं वो किसान, और वो भलीभांति जानते हैं कि किसान का दुख क्या होता है, मजदूर का दुख क्या होता है। जब वो रेन बसेरों में पहुंचे तो आपने भी देखा होगा, वीडियोज आप तक पहुंचे होंगे, जिसमें उन्होंने खुद उन लोगों से पूछा कहाँ से आए हैं, क्या खाया है, खाना खाया, और सोने की व्यवस्था कैसी है, सर्दी लग रही है नहीं लग रही। ये सब कुछ वही व्यक्ति पूछ सकता है जिन्होंने इस सब चीज को महसूस किया हो, जो इस दौर से गुजरा हो। और बड़े बात करें तो राजस्थान के सरकार के जो एक साल है उसमें बड़ी उपलब्धि भजनलाल शर्मा की ये भी कह सकते हैं कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट राजस्थान में करके देश के साथ विदेशों से जो निवेशक राजस्थान में आए हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। अब इसको भले ही वो चाहते तो ऐसे ही छोड़ सकते थे कि आगे क्रियान्वयन कैसा होगा, कौन करेगा, अधिकारियों पर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा है, निर्देश दिए हैं कि समय समय पर इसका जो बैठक है, इसका जो प्रगति है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयूज हैं जिनके साथ भी हुए हैं, उनका जो है वो खुद ध्यान रखेंगे, यानी कि खुद उसकी निगरानी करेंगे। इस बात से समझा जा सकता है कि वो कितने सजग और सचेत राजस्थान के लिए हैं। पिछली कई सरकारों में हमने देखा कि ये जो इवेंट होते थे वो सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हुआ करते थे, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इवेंट पहले साल में इसलिए करवाया गया जिससे कि आने वाले 4 साल में इसको धरातल पर उतारा जा सके और जनता के सामने रखा जा सके। इससे फायदा ये होने वाला है कि राजस्थान के कई युवाओं को जो सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, उससे वंचित रह गए, उनको प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरियां मिलेगी। एक साल की बड़ी उपलब्धियां उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब उनके सामने भी गिनवाई, चाहे वो जल समझौता हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, अलग अलग जगह के साथ हो, जिससे कि राजस्थान को पानी मिलने वाला है। एआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे थे, उनको आते ही धरातल पे उतारा और उनका क्रियान्वयन किया। इसके साथ बात करें राजस्थान में पिछले एक साल में, तो एक साल में कई ऐसे काम हुए, चाहे वो किसानों के लिए हो, किसानों के लिए जो सब्सिडी है वो बढ़ाई गई हो, चाहे आम लोगों के लिए कामकाज किए गए हो। तो हमारे लेवल पे हम ये जानते हैं कि महसूस किया है कि पिछले एक साल जो है भजनलाल शर्मा का कार्यकाल सफलतापूर्वक कार्यकाल है, और इसमें जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है इससे पहले किसी ने नहीं की है। राजस्थान में विपक्ष की क्या भूमिका रही, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। राजस्थान में विपक्ष के तौर पर पिछले एक साल में विपक्ष कहीं पर नजर नहीं आया, भले ही एक दो इवेंट उन्होंने राजस्थान में किए।
जिसमें सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहे। भले ही जवानी हमला उन्होंने मीडिया के माध्यम से किया हो, लेकिन 1 साल के अंदर ऐसा कोई बड़ा आंदोलन उन्होंने नहीं किया है जिससे कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचा पाते। राजस्थान में लगातार कई तरीके के मामले राजस्थान में सामने आते रहे, जिनको वो उठा सकते थे, कई मुद्दों को वो अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते थे। इस बीच उपचुनाव भी आए, जिसमें एक तरफ थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनको कि पहली बार इस पद का अनुभव कर रहे थे, विधायक से मुख्यमंत्री बने, और उनके सामने चुनौती थी उपचुनाव की। उपचुनाव जैसे ही आया तो उपचुनाव में वो सब सीटें जो कि लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कहा जाता है कि सत्ता के साथ सीट जाती है। लेकिन एक सीट जो थी वो बड़ी हॉट सीट थी, वो थी दौसा की सीट। किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे थे, सामने थे डीसी बेरवा। सबको लग रहा था कि डीसी बेरवा को जिस तरीके से सपोर्ट सचिन पायलट ने किया था, कि सचिन पायलट क्या खुद के दम पर वहां से सीट निकाल कर ला पाएंगे, और सामने थे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वो नेता हैं जो विपक्ष में रहते हुए जिन्होंने सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के घुटने टिकने पर मजबूर कर दिया था। सड़क पर कहीं पर भी सिराना लेकर, तकिया लेकर सो जाते हैं, आम मजदूर की वो आवाज उठाते रहते हैं। तो ऐसे में दौसा सीट पर ऐसा माहौल था कि लगभग सबको लग रहा था कि वहां से किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा जीतेंगे। कांग्रेस को खुद को ये लग रहा था कि वहां से जगमोहन मीणा जीत सकते हैं, सेटिंग हो चुकी है। लेकिन सचिन पायलट ने शायद 1 या 2 सभाएं की होगी, उनमें जाकर सचिन पायलट ने खुद कहा था कि डीसी बेरवा यानी कि डायरेक्ट करंट, और ये डायरेक्ट करंट जनता में पहुंचा और वहां से डीसी बेरवा जीत गए। अब सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया। युवा नेता हैं कांग्रेस के, और युवा नेता को जिस तरीके से सरकार जो है विपक्ष में रहते हुए जब काम कर रही है, युवा को आगे करना चाहिए या मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बाद में वो बड़े नेता हैं जो राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, जब सचिन पायलट के समर्थक भी ये कह रहे थे, पंडित भी ये कह रहे थे कि सचिन पायलट के तरीके से यदि सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया जाता और उनके तरीके से यदि टिकट वितरण होता, तो सचिन पायलट राजस्थान में सरकार को रिपीट करवा सकते थे। लेकिन खैर वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने उपचुनाव में अपना दम दौसा सीट के माध्यम से दिखाया। और सचिन पायलट अब आने वाले समय में एक युवा नेता जो कांग्रेस की तरफ से उभर कर आ सकते हैं, वो एक मजबूत नेता के रूप में नजर आने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान में यदि देखा जाए तो अशोक गहलोत के बाद में जो बड़े नेता की छवि बनी है वो सचिन पायलट की है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर सचिन पायलट ने अपना नाम किया है। इसके साथ राजस्थान में लगातार जो विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, सचिन पायलट के अहम बयान जो है वो सामने आते हैं, उसके तौर पर भी ये देखा जा सकता है। अशोक गहलोत अपनी जगह पर महारत हासिल है। अशोक गहलोत जैसे कोई मुख्यमंत्री राजस्थान में भले ही ना हो, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं झलक जो है सचिन पायलट में दिखती है, वो डिसीजन लेने की और काम करने की। पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जनता के लिए काम किए हैं वो सबके सामने है, लेकिन सचिन पायलट आने वाले समय के युवा नेता हैं। और ऐसा राहुल गांधी भी कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। लगातार कई तरीके की बातचीत सामने सचिन पायलट को लेकर होती रही है, लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे राजस्थान की कई नए टॉपिक्स के ऊपर। हमारा ये चैनल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम एपिसोड आपके लिए और आपके मन पसंदीदा एपिसोड्स लेकर आ सके। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।